हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अपने ही यूट्यूब चैनल नीलमणि स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ही इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाले घंटी को प्रेस भी करें ताकि जो भी वीडियो को हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को परिभाषित करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं हम लोग, और इसे परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और इसे परिभाषित करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस बिंदु को हम लोग देखते हैं। दोस्तों देखिए, अपकर्ष प्रहार क्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि अपकर्ष और प्रहार क्या। तो दोस्तों देखिए, अपकर्ष जब सितार के तार पर अंदर से ही बाहर की ओर आकर्ष प्रहार के ठीक विपरीत आघात किया जाता है तो उसे अपकर्ष प्रहार कहा जाता है। इसे उलट प्रहार भी कहा जाता है। इसमें राग की उत्पत्ति का होना बताया जाता है। तो दोस्तों क्या है, एक बार पुनः देखिए कि जब सितार के तार पर अंदर से बाहर की ओर आकर्ष प्रहार के ठीक विपरीत आघात किया जाता है, चोट मारा जाता है, तो उसे अपकर्ष प्रहार कहा जाता है। इससे जो है राग की उत्पत्ति होना बताया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, राग की उत्पत्ति होती है। इसे अपकर्ष प्रहार भी कहा जाता है। पुनः दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, वर्जित स्वर अर्थात वर्ज स्वर क्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राग में जिन स्वरों का प्रयोग सर्वथा मना हो वर्जित स्वर कहलाते हैं। राग में जिन स्वरों का प्रयोग सर्वथा मना हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वर्जित स्वर कहते हैं। वर्जित स्वर और विवादी तथा वर्जित स्वर में मूलतः यही फर्क है कि राग में वर्जित स्वरों का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं किए जा सकते, परंतु विवादी स्वर का प्रयोग राग के रंजकता और सौंदर्य बढ़ाने के लिए कभी कभी किए जा सकते हैं। अर्थात वर्जित स्वर का मतलब वर्ज स्वर है। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था और इसका उदाहरण परिभाषा भी काफ़ी आसान है। आप लोग बार बार देखिए इस प्रश्न को। पुनः दोस्तों देखिए अनभ्यास, अनभ्यास क्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनभ्यास क्या, अनभ्यास किसी राग में व्यवहृत किया जाने वाला वह मूल स्वर है, वह स्वर है जिसका प्रयोग उस राग में काफ़ी कम मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए राग बागेश्वरी को लिया जा सकता है जिसमें पंचम स्वर को अनाभ्यास का बताया गया है, क्योंकि पंचम प का स्वर का प्रयोग बहुत कम होता है, बल्कि यह प स्वर उसके आरोह अवरोह दोनों में वर्जित है। दोस्तों पुनः देखिए अभ्यास को हम लोग देखेंगे। अभ्यास सामान्यतः रियाज को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, रियाज को। संगीत में रियाज इसे कहते हैं। संगीत में भी अभ्यास किसी राग में बार बार व्यवहृत होने वाला स्वर विशेष होता है जिसका पता तब चलता है जब राग को गाया बजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। पुनः दोस्तों चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट है संवादी। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी कहलाता है। अतः राग में जिस स्वर का प्रयोग वादी से कम परंतु अन्य स्वर से अधिक हो उसे राग का संवादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर का परम सहायक होने के कारण इसे वादी स्वर राजा का मंत्री कहा गया है। वादी और संवादी बीच 4 या 5 स्वरों की दूरी परम आवश्यक है। राग में वादी और संवादी के बीच खड़ज माध्यम और खड़ज पंचम का भाव होना चाहिए। एक राग में एक ही संवादी स्वर होता है। पुनः दोस्तों देखिए अगला पॉइंट, ध्वनि। ध्वनि क्या है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिंदु है कि ध्वनि क्या है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वे सभी ध्वनियाँ कहलाती हैं। आसान है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हम जो कुछ भी अपने वातावरण के अंतर्गत सुन रहे हैं क्या है, ध्वनि। चाहे वह किसी गाय की आवाज़ हो, किसी यंत्र की आवाज़ हो, बम पटाखे की आवाज़ हो, या मच्छर झिंगुर इत्यादि की आवाज़ हो, किसी भी चीज़ का आवाज़ हो, किसी वस्तु का आवाज़ या किसी प्राणियों का आवाज़ हो, तो दोस्तों क्या है, ध्वनि। कुछ ध्वनियाँ मधुर होती हैं तो कुछ कर्कश होती है। दोस्तों हम लोगों को कुछ ध्वनि जो है सुनने में अच्छा लगता है, जैसे किसी वाद्य यंत्र का आवाज़ निकलता है, बांसुरी का आवाज़ निकलता है तो सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कोयल का आवाज़ अच्छा लगता है। और ऐसा और कुछ वस्तु होती है जिसका आवाज़ कर्कश होता है, सुनने में अच्छा नहीं होता। तो संगीत में मधुर
ध्वनियों का उपयोग किया जाता है। मधुर ध्वनि ही नाद कहलाती है। नाद किसे कहते हैं दोस्तों? मधुर ध्वनि ही नाद कहलाती है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, कंपन से ध्वनि की उत्पत्ति होती है, चाहे वो किसी वाद्य यंत्र के तारों का कंपन हो। जब तक दोस्तों कंपन नहीं होगा तो ध्वनि की उत्पत्ति नहीं होगा। जब एक दूसरे से टकराव नहीं होती है दोस्तों, तो ध्वनि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उस पर चोट करने से उत्पन्न कंपन हो, बांसुरी या शहनाई इत्यादि हवाओं के द्वारा किया गया कंपन हो, या घर्षण से उत्पन्न कंपन हो। तो दोस्तों ऐसे ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। साधारण सी बात है, हम सब जानते हैं। पुनः दोस्तों देखिए, अवरोह क्या, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अवरोह क्या? आरोह का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वरों को चढ़ता हुआ राग क्रम, ठीक है। स्वरों को चढ़ता हुआ क्रम को आरोह कहते हैं, ठीक है। और उतरते हुए क्रम जो होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अवरोह कहते हैं, ठीक है। उल्टा होता है वो, ये चढ़ता हुआ क्रम होता है। जैसे दोस्तों 1 से लेकर हम लोग 100 तक गिनते हैं तो आरोह क्रम होता है, और 100 से लेकर नीचे की ओर गिनते हैं, 1 तक नीचे आते हैं दोस्तों, तो अवरोह होता है। उसी प्रकार राग में राग के चलन के अनुसार स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहा जाता है। कुछ राग में तो आरोह स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम है, जबकि कुछ राग के आरोह क्रमानुसार स्वरों को चढ़ाव नहीं होता है। जैसे राग पिल्लू का आरोह क्या है दोस्तों? सा रे गौ रे सा गौ मौ सौ ध प नी सा इत्यादि। दोस्तों ये जो है तो दोस्तों हमें कमेंट कर बताइए कि ये सभी प्रश्न जो था ये VVI बोर्ड मॉडल प्रश्न है। इसे आप लोग याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, समझने में भी आसान है। और हमें भी कमेंट कर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों की शेयर भी करें। इसके लिए धन्यवाद।